20 मार्च 2026। यही वो तारीख है जब $40 बिलियन सालाना रेवेन्यू जनरेट करने वाले पेप्टाइड मॉलिक्यूल का एकाधिकार समाप्त हो रहा है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं 3 अहम बिंदु। भारत में कीमतों में 90% का क्रैश, 14,000 किलोग्राम का मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक और मल्टी रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरफ इनोवेटर्स का रणनीतिक शिफ्ट। यह विश्लेषण जेनरिक निर्माताओं की प्रतिस्पर्धी टाइमलाइन और उनकी रणनीतिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सेक्शन 1, पेटेंट क्लिफ का प्रभाव। 20 मार्च 2026 को भारत में सेमाग्लूटाइड का पेटेंट समाप्त होना केवल एक तारीख नहीं थी। इस एक घटना ने पूरे फार्मास्यूटिकल बाजार की दिशा बदल दी है। आंकड़े स्पष्ट हैं। पेटेंट लैप्स होने के ठीक 24 घंटे के भीतर बाजार में कीमतों में 90% की भारी गिरावट दर्ज की गई। $40 बिलियन का साम्राज्य खड़ा करने वाला ये मॉलिक्यूल एकाएक एक ऐतिहासिक प्राइस वॉर का केंद्र बन गया। इस प्राइस वॉर का गणित समझना जरूरी है। नोवो नॉर्डिस्क को मजबूरन अपनी कीमतों में 48% की कटौती करनी पड़ी, जिसके बाद शुरुआती डोज की कीमत ₹5,660 पर आ गई। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज का जेनेरिक विकल्प मात्र ₹1,290 में बाजार में उपलब्ध हो गया। इस पेटेंट क्लिफ ने दशकों के एकाधिकार को तोड़कर मूल्य निर्धारण के नए न्यूनतम स्तर तय कर दिए हैं। सेक्शन 2, सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल की इंजीनियरिंग। बाजार के इन आंकड़ों को पूरी तरह समझने के लिए इस मॉलिक्यूल के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को डीकोड करना आवश्यक है। मूल आधार है GLP-1। ये आंतों से निकलने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है जो दिमाग को पेट भरे होने का संकेत भेजता है। लेकिन इसकी एक बड़ी प्राकृतिक सीमा है। DPP-4 नामक एंजाइम के कारण ये हार्मोन शरीर में महज 60 से 90 सेकंड के भीतर नष्ट हो जाता है। नोवो नॉर्डिस्क ने इस 90 सेकंड की चुनौती को 2 सर्जिकल मॉलिक्यूलर बदलावों के जरिए पार किया। पहला कदम था एंजाइम से बचाव के लिए एक सिंथेटिक एमिनो एसिड का इस्तेमाल, और दूसरा एक फैटी एसिड की टेल या पूंछ जोड़ना जो रक्त में मौजूद एल्ब्यूमिन प्रोटीन से खुद को अटैच कर लेती है। इन सटीक बदलावों ने रक्त में मॉलिक्यूल की सक्रिय अवधि को 90 सेकंड से बढ़ाकर सीधा 1 सप्ताह कर दिया। इस इंजीनियरिंग ने एक बेहद जटिल संरचना को जन्म दिया है। सेमाग्लूटाइड मॉलिक्यूल में लगभग 60 परमाणु शामिल होते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक साधारण एस्पिरिन मॉलिक्यूल में केवल 21 परमाणु होते हैं। ये 600 परमाणुओं वाला 3 डायमेंशनल ढांचा अपने आप में एक बायोलॉजिकल अजूबा है। सेक्शन 3, पेप्टाइड सिंथेसिस बॉटलनेक। 600 परमाणु वाले मॉलिक्यूल की इस वैज्ञानिक सफलता का दूसरा पहलू है इसकी विशाल मैन्युफैक्चरिंग चुनौती। उत्पादन का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 1 किलोग्राम सेमाग्लूटाइड API बनाने में 14,000 किलोग्राम रासायनिक कचरा या वेस्ट पैदा होता है। इसकी तुलना अगर एक साधारण स्मॉल मॉलिक्यूल जेनेरिक दवा से की जाए तो वहाँ केवल 300 किलोग्राम कचरा निकलता है। ये भारी मात्रा में पैदा होने वाला वेस्ट आउटपुट जेनेरिक निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक साबित हो रहा है। ये सिंथेसिस प्रक्रिया कई जटिल चरणों में बंटी है। शुरुआत सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस से होती है, जिसके बाद हाई प्रेशर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इस कठोर प्रक्रिया के बाद भी आइसोलेशन यील्ड केवल 57% शुद्धता ही हासिल कर पाती है। इसका सीधा मतलब है कि अशुद्ध हिस्से को अलग करने के लिए अतिरिक्त लागत और भारी भरकम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। सेक्शन 4, जेनेरिक्स लॉन्च और रेगुलेटरी वास्तविकता। इन भारी मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियों के बावजूद भारतीय फार्मा कंपनियों का रिस्पॉन्स अभूतपूर्व रहा है। भारत में डॉक्टर रेड्डीज के प्रोप्राइटरी ओबेडा पेन सहित लगभग 50 ब्रांडेड जेनरिक्स को तत्काल प्रभाव से रोल आउट किया गया, लेकिन पश्चिमी बाजारों में तस्वीर बिल्कुल अलग है। हेल्थ कैनेडा ने अप्रूवल को रोक दिया है और इन जटिल पेप्टाइड्स के लिए 3 डायमेंशनल बायो इक्विवेलेंस डेटा की अतिरिक्त मांग की है। भारत में त्वरित लॉन्च और कनाडा में रेगुलेटरी रुकावट वैश्विक बाजार में एक स्पष्ट विभाजन को दर्शाती है। सेक्शन 5, इनोवेटर का पिवट, टिज़िपेटाइड। जब जेनेरिक कंपनियां सेमाग्लूटाइड की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही थीं, तब मूल इनोवेटर्स अपनी अगली चाल चल चुके थे। एली लिली ने पेटेंट समाप्ति से बहुत पहले ही प्रतिस्पर्धा को नई दिशा दे दी। इसे इस सीधी तुलना से समझा जा सकता है। सेमाग्लूटाइड एक सिंगल रिसेप्टर मैकेनिज्म पर निर्भर है, सिर्फ GLP-1 पर। इसके ठीक उलट एली लिली का तिर्ज़ेपेटाइड एक ड्यूअल रिसेप्टर अप्रोच का इस्तेमाल करता है, जो एक ही समय में GLP-1 और GIP दोनों को टारगेट करता है।
ये विज्ञान के स्तर पर एक बड़ा अपग्रेड है। इस बायोलॉजिकल अपग्रेड का सीधा असर क्लिनिकल परिणामों पर देखा गया है। 2025 की एक वर्षीय रियल वर्ल्ड स्टडी दिखाती है कि सेमाग्लूटाइड से वजन में औसतन 7.7% की कमी आई। वहीं ट्रिजिपेटाइड के उपयोग से यह आंकड़ा 12.4% तक पहुंच गया। ये डेटा ट्रिजिपेटाइड की क्लिनिकल सुपीरियरिटी को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। बाजार का डेटा भी इसी दिशा में इशारा कर रहा है। अक्टूबर 2025 में जेनेरिक पेटेंट क्लिफ आने से पूरे 5 महीने पहले ही एली लिली की नई दवा मोन्जारो ने वेगोवी को पछाड़ दिया और वैल्यू के हिसाब से भारत की टॉप सेलिंग GLP-1 दवा बन गई। इनोवेटर प्रतिस्पर्धा में पहले ही एक कदम आगे निकल चुका था। सेक्शन 6 ग्लोबल GLP-1 मार्केट डायनामिक्स। भारत के इस बाजार परिदृश्य का वैश्विक स्तर पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण है। नोवो नार्डिस्क के अनुमान बताते हैं कि 2026 में भारत, कनाडा, ब्राजील, चीन और तुर्की जैसे अहम बाजारों में पेटेंट समाप्त होने के कारण उनके ग्लोबल रेवेन्यू में 5 से 13% की बड़ी गिरावट आ सकती है। यह क्लिफ सीधा बॉटम लाइन को हिट कर रहा है। 2024 के बाजार आकार की तुलना करने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। भारत का GLP-1 मार्केट $110 मिलियन का था, जो $40 बिलियन के विशाल ग्लोबल मार्केट का मात्र 0.3% हिस्सा है। ये साबित करता है कि ग्लोबल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में ही केंद्रित है। आगे की कीमत संरचना पर ध्यान दें। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर जेनेरिक सेमाग्लूटाइड की सैद्धांतिक मैन्युफैक्चरिंग लागत गिरकर प्रति मरीज प्रति वर्ष केवल $28 रह जाती है। इसे पश्चिमी देशों के 700 से $1000 के मासिक खर्च के सामने रखकर देखिए। लागत का ये भारी अंतर ही भविष्य में ग्लोबल मार्केट के स्वरूप को तय करेगा। निष्कर्ष के तौर पर इस टाइमलाइन को समझना होगा। वर्तमान में बाजार पूरी तरह से डुअल एगोनिस्ट के दबदबे में है। निकट भविष्य में लेट स्टेज ओरल GLP-1 पिल्स बाजार में उतरने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर अभी बाकी है। सेमाग्लूटाइड का अमेरिकी पेटेंट 2032 तक सुरक्षित है। यही वो वर्ष होगा जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में अगले सबसे बड़े व्यवधान की नींव रखेगा।